एम्बुलेंस? वो एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। अगर आप भी विली की तरह सही से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो डाउनलोड करो कुकू टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। कुकू टीवी। अंजू बाजार में अपनी दुकान पर बैठकर राखी बेच रही थी कि तभी गांव का व्यक्ति अंजू की दुकान पर आकर कहता है, मुझे एक राखी चाहिए अंजू। एक राखी की कीमत क्या है? राखी की कोई कीमत नहीं होती भैया, वो तो अनमोल होती है। अंजू की बात सुनकर बिल्लू हंसने लगता है। दुकान पर बैठकर ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है अंजू। तुम्हारा ये भाषण तुम्हारी दुकान को बर्बाद कर देगा। इस दुनिया में हर वस्तु की कीमत होती है। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। बोल तो ऐसे रही थी कि जैसे तुम ना जाने कितने भाइयों को राखी बांधती हो। अरे सब जानते हैं कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। इतना बोलकर बिल्लू अंजू का मजाक उड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है। शाम को अंजू उदास होकर अपनी माँ कौशल्या से कहती है, माँ, रक्षाबंधन का त्योहार जब भी आता है मुझे बड़ा एहसास होता है कि काश मेरा भी कोई भाई होता जिसे मैं राखी बांधती। वो सब छोड़, ये बता आज कितने की बिक्री हुई? आज केवल 200 की बिक्री हुई है माँ। अंजू की बात सुनकर कौशल्या चौंकती हुई कहती है, बिटिया, तू तो जानती है कि मैंने मुखिया से कर्ज लेकर राखी की दुकान लगाई थी और मुखिया ने मुझे एक शर्त पर पैसे दिए थे कि मुझे उसके पैसे रक्षाबंधन के त्योहार के पहले लौटाने पड़ेंगे, वो भी ब्याज सहित। माँ, आजकल आर्टिफिशियल और ब्रांडेड राखी का जमाना आ गया है। हमारे हाथ की बनी हुई राखी अब कोई खरीदता ही नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करो, कल मैं घर घर जाकर राखी बेचूंगी। मुझे विश्वास है कि हमारी राखी की बिक्री जरूर बढ़ेगी। अगले दिन अंजू घर घर जाकर राखी बेचने का प्रयास करने लगी, मगर अंजू की राखी किसी ने नहीं खरीदी। अंजू मुंह लटका कर अपनी दुकान पर जाकर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत अंजू की दुकान पर आकर अंजू से कहती है, क्या हुआ, तुम मुंह लटकाए हुए क्यों बैठी हो? सोचा था घर घर जाकर राखी बेचूंगी तो शाम तक अच्छी बिक्री हो जाएगी, मगर मेरी माँ के हाथ की बनी हुई राखी कोई खरीद ही नहीं रहा। मैं गांव के सीमा से सटे हुए जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। कल तुम अपनी राखी लेकर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सारी राखी खरीद लूंगी। उस औरत की बात सुनकर अंजू खुश हो गई। शाम को अंजू घर चली गई। अंजू की माँ उदास होकर अंजू से कहती है, बेटिया, आज तो तेरे चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही है। आज कितने की बिक्री हुई? माँ, मैंने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने राखी नहीं खरीदी। अंजू की बात सुनकर कौशल्या फूट फूट कर रोती हुई कहती है, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की थी, मगर इस उम्र में तुम्हें घर घर जाकर राखियां बेचनी पड़ रही हैं। काश कि मैं बीमार ना होती, काश कि तुम्हारा कोई भाई होता। तभी वहां पर गांव का मुखिया अपने साथी बिरजू के साथ आ पहुंचा। कौशल्या, शायद तुम भूल गई कि आज तुम्हें मेरे पैसे देने थे, वो भी ब्याज सहित। मुखिया जी,
मैंने आपसे जो पैसे उधार लिए थे, उन पैसों से मैं और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से राखी बनाई थी। सोचा था रक्षाबंधन के त्योहार में वो राखी बिक जाएंगी और कुछ पैसे हमारे लिए भी बच जाएंगे, मगर इस वर्ष बिक्री ना के बराबर हुई है। तुम्हारी बेटी से कौन राखी खरीदेगा कौशल्या? तुम्हारी बेटी बाजार में राखी कम बेचती है, बल्कि भाषण ज्यादा देती है। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुखिया जी, विश्वास कीजिए, जितने की बिक्री हुई थी उससे हमें पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, तुमने जो राखियां बनाई हैं, उन राखियों को मैं ले जाकर अपनी रकम की भरपाई कर लूंगा। इतना कहकर मुखिया अपने साथी बिरजू से कहता है, देखते क्या हो, कौशल्या के घर में जितनी भी राखियां हैं, सब उठा लो। बिरजू ने सारी राखी उठा ली। देखो कौशल्या, तुम्हारी राखियां जब्त करके मैं अपनी रकम तो वसूल लूंगा, लेकिन ब्याज अभी भी बाकी है। तुम्हारी बिटिया वैसे भी अब जवान हो गई है और मेरा भतीजा चंदू भी विवाह के लायक हो गया है। अगर रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मेरी ब्याज मुझ तक नहीं पहुंची, तो मैं तुम्हारी बिटिया अंजू को उठा कर ले जाऊंगा और अपने भतीजे चंदू से उसका विवाह करा दूंगा। सारा गांव जानता है कि आपका भतीजा 1 नंबर का शराबी और अय्याश है। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो, तो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले मेरी ब्याज दे जाना। इतना कहकर मुखिया अपने साथी बिरजू के साथ राखी लेकर वहां से चला गया। अगले दिन अंजू गांव से दूर एक पेड़ के नीचे रोने लगी कि तभी वही औरत उसके पास आती है। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मगर तुम राखी लेकर मेरे पास आई ही नहीं। अंजू उस औरत को सारी घटना बताती है। मैंने और मेरी माँ ने कल से कुछ नहीं खाया और ऊपर से मुखिया धमकी देकर गया है। अब मैं क्या करूं? चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना और बताना चाहती हूँ। अंजू उस औरत के साथ चली गई। वो औरत घर पर जाकर एक राखी अंजू को देती है। जानती हो ये क्या है? ये तो राखी है। ये कोई साधारण राखी नहीं है, बल्कि एक जादुई राखी है। इस राखी के अंदर एक पूरा राखी का जादुई गांव मौजूद है, जहां पर एक से एक महंगी और बेशकीमती राखियां मुफ्त में मिलती हैं। और तो और राखी के गांव में राखी की प्रतियोगिता भी होती है। जो भी लड़की राखी की प्रतियोगिता में जीत जाती है, उसे एक भाई भी मिलता है। उस औरत की बात सुनकर अंजू अविश्वास भरी नजरों से उससे कहती है, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और तुम उस जादुई राखी के गांव के बारे में इतना कैसे जानती हो? क्योंकि उस गांव में मुखिया कोई आदमी नहीं, बल्कि एक औरत होती है, और मैं उस गांव की मुखिया हूँ। अब इस राखी को अपने हाथ में कस कर दबा लो और अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगी, तुम स्वयं को जादुई राखी के गांव में पाओगी। अगले ही पल उसने स्वयं को एक अद्भुत गांव में पाया, जहां पर राखी की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई थी। तभी अंजू के कानों में एक आवाज टकराई। अरे भाई, कौन है जो राखी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी?
अंजू ने देखा कि एक दुकानदार बड़ी सी राखी की दुकान पर आवाज लगा रहा था। अंजू तुरंत उस दुकानदार के पास जाकर कहती है, क्या यही जादुई राखी का गांव है? हाँ, यही जादुई राखी का गांव है। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ। दुकानदार ने अंजू के सामने 3 राखियां रख दी। एक राखी सोने की थी और एक राखी चांदी की और एक राखी बिल्कुल साधारण। दुकानदार अंजू से कहता है, तुम इसमें से कौन सी राखी पसंद करोगी? अंजू एक साधारण राखी पर हाथ रखकर कहती है, राखी का कोई मोल नहीं होता। तुम तो प्रतियोगिता जीत गई। दुकानदार ने इतना कहा ही था कि तभी एक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़का वहां पर प्रकट हो गया और अंजू की ओर देखकर कहा, मेरा नाम मोहन है और मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम वास्तव में मेरे भाई हो? भाई अपनी बहन का हर कर्तव्य निभाते हैं। मैं वास्तव में तुम्हारा भाई हूँ, एक जादुई भाई। अब बताओ मेरी बहन, तुम क्या चाहती हो? अंजू मोहन को अपनी सारी परेशानी बताती है। इस मुसीबत में एक भाई ही मेरी रक्षा कर सकता है। अंजू वहां से बहुत सारी राखियां लेकर मोहन के साथ अपने गांव वापस आ जाती है और अपनी माँ को सारी घटना बताती है। माँ, ये मेरा भाई है। माँ, अंजू सही कह रही है। मोहन अंजू को लेकर गांव के बाजार में आ जाता है। सुंदर राखियों को देखकर देखते ही देखते वहां पर बहुत से लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। कुछ ही पलों में सारी राखियां बिक जाती हैं। मोहन अंजू के साथ घर आ जाता है। ये पैसे रख लो माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद मोहन रोज अंजू के साथ बाजार में राखी बेचने लगता है। सारे गांव में अंजू की राखियां प्रसिद्ध हो जाती हैं। ये देखकर मुखिया का भतीजा चंदू मुखिया से कहता है, पता नहीं चाचा, अंजू के साथ कौन सा लड़का राखियां बेच रहा है। उसकी राखियां धड़ल्ले से बिक रही हैं। हाँ, सारे गांव में यही चर्चा फैली हुई है कि वो अंजू का भाई है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौशल्या का कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह से तो मेरा अंजू के साथ विवाह करने का सपना अधूरा रह जाएगा। चिंता मत करो चंदू, मैंने तुम्हारे लिए ही ये जाल बिछाया था, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौशल्या को पैसे ऐसे ही दे दूंगा? चलो मेरे साथ। मुखिया अपने भतीजे चंदू को लेकर सीधा कौशल्या के घर पर पहुंच जाता है। मोहन अपनी बहन अंजू से बातें कर रहा था। मुखिया क्रोधित होकर कौशल्या से कहता है, मैं जानता हूँ कौशल्या कि ये सब तुम्हारी ही नौटंकी है। कौन है ये लड़का जो सारे गांव में तुम्हारा बेटा और अंजू का भाई बनने का नाटक कर रहा है? अब मेरी बेटी को भूल जाओ और निकल जाओ यहाँ से। तुम अपने आप को समझती क्या हो कौशल्या? अंजू का विवाह चंदू के साथ तो आज ही होगा। देखता हूँ ये लड़का क्या कर लेगा। तभी मोहन मुखिया के करीब आकर कहता है, यहाँ से सीधी तरीके से निकल जाओ, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? अचानक मोहन की आंखों से लाल रंग की किरणें निकलने लगती हैं। अचानक चंदू को दिखाई देना बंद हो जाता है। चाचा, चाचा, मुझे बचाइए, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो मुखिया, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर तुम अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो मेरी आंखों से लाल रंग की किरणों की जगह आग भी निकल सकती है।
मुझे माफ कर दो। मुझे और मेरे भतीजे को ठीक कर दो और यहाँ से जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। एक शर्त पर मैं तुम दोनों को ठीक कर सकता हूँ कि तुम दोनों को अभी और इसी समय इस गांव को छोड़कर जाना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अरे मैं गांव तो क्या, तुम्हें इस देश में भी नहीं दिखाई दूंगा। सच तो ये था कि मुखिया और चंदू बुरी तरह से डर गए थे। मोहन ने उन दोनों को ठीक कर दिया था। वो दोनों डर की वजह से रात ही रात में गांव छोड़कर भाग गए। कुछ दिनों में रक्षाबंधन आ गया। अंजू ने मोहन की कलाई पर राखी बांधते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे भाई हो। मोहन मुस्कुराता हुआ अंजू से और कौशल्या से कहता है, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं हर रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले ही आप दोनों के पास जरूर आ जाया करूंगा। और हाँ अंजू, तुम्हारे लिए जादुई राखियों के गांव का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। हमारे मुखिया ने तुम्हें जो राखी दी थी, उस राखी को संभाल कर रखना। इतना कहकर मोहन वहां से गायब हो जाता है। अंजू अपनी माँ के साथ सुखी जीवन बिताने लगती है। एक बार की बात है, एक बड़े से शहर में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। पिताजी की अचानक मृत्यु के बाद घर में खाने को खाना और पीने को पानी तक न था। पति की मृत्यु के बाद सरला अक्सर बीमार रहती और घर का सारा बोझ उसके बेटे बिट्टू पर आन पड़ा। बिट्टू, जरा मेरी खांसी वाली दवा तो दे दे। सीने में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, वही है आपकी दवा। आपकी दवा तो कल ही खत्म हो गई थी। भाई को लाने के लिए बोला तो था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सरला बोली, मैं भी कमाल करती हूँ। घर में खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है तो इतनी महंगी दवाई। इससे तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ही ले। कि तभी बिट्टू घर आ जाता है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? कुछ भी बोलती हो। ये लो, ले आया मैं दवाई। अगर ऐसी बातें फिर से मुंह से निकाली ना तो गुड़िया के हाथ से बनी दाल खानी पड़ेगी। हाँ भैया, कितने बुरे हो तुम। और तीनों हंस पड़ते हैं। उस दिन की रात को, भैया नौकरी का कुछ इंतजाम हुआ? कल के लिए घर में एक दाना नहीं है। सब राशन खत्म हो चला है, ऊपर से माँ की दवाई। भैया, हमारे पड़ोस में जो लता काकी है ना, उसने मुझे एक घर के बारे में बताया है। उन्हें काम वाली की जरूरत है। और बस कर गुड़िया, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी। तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है। अगर मुझे कुछ देना चाहती है ना तो इस बार कॉलेज में टॉप करके दिखाना। और रही बात राशन की, तो मुझे एक बड़े आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई है। कल मेरा पहला दिन है। अगर सब ठीक रहा तो हमें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरी एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। इतना अमीर होने के बावजूद वो सबसे बहुत इज्जत से पेश आता। लेकिन उसकी पत्नी, वो बहुत ही घमंडी औरत थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बिट्टू जी तोड़कर मेहनत करता है। कभी हैरी को ऑफिस और मीटिंग में, तो कभी उसकी पत्नी को शॉपिंग और पार्टीज में ले जाता। कभी कभी तो उसे दोपहर का खाना खाने तक का टाइम नहीं मिल पाता। फिर एक दिन, माँ, ये देखो कैसी बनी है। गुड़िया राखी दिखाते हुए बोली, ये तो बहुत ही सुंदर है। भैया के लिए अपने हाथ से राखी बना रही हूँ। भैया को पसंद तो आएगी ना माँ? अरे पगली, इतने प्यार से बनाएगी तो कैसे पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी
कीमत तो प्यार की होती है, उपहार की नहीं। माँ, तुम भैया को मत बताना। मुझे अपने हाथ से बनी राखी उन्हें पहनाकर उनका चेहरा देखना है। कहते ही छुटकी वहां से हंसती हुई चली जाती है, मगर उसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आन पड़ती है। जब शाम को बिट्टू घर आता है तब, आ गया बिट्टू, कैसा रहा आज का दिन? आजा मेरे पास बैठ जा। रोज जैसा ही था माँ, बहुत थक गया हूँ। साहब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बीवी, वो तो मुझसे अपने शॉपिंग बैग्स तक उठवाती है। अरे गुड़िया, जरा पानी पिला दे। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? अगले हफ्ते रक्षाबंधन आ रहा है, तूने कुछ सोचा? गुड़िया बड़ी आस लगाए बैठी है। ये सुनकर बिट्टू निराशा से बोला, माँ, मेरी तनख्वाह में घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है, ऊपर से गुड़िया की पढ़ाई। तुम जानती हो माँ, साहब की बेटी अपनी गुड़िया की ही उम्र की है, बल्कि उसका नाम भी गुड़िया ही है। इतने सुंदर कपड़े पहनती है। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी गुड़िया ऐसे कपड़ों में कितनी सुंदर लगेगी माँ। मगर क्या करूँ, एक जैसा नाम होने से किस्मत तो एक जैसी नहीं हो जाती ना। ऐसा कहते ही बिट्टू रुआंसा सा हो पड़ा। उसे देखकर सरला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहा है तू? हमारे लिए इतना कुछ करता है तू। मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, वरना गुड़िया तो समझदार है, तू चिंता मत कर। इतने में ही गुड़िया आ जाती है। ये लीजिए भैया पानी। सरला की बात सुनकर बिट्टू अगले ही दिन अपने मालिक से बात करने का प्लान बनाता है। साहब, आपसे जरा मदद चाहिए थी मुझे। हाँ जी पुत्र जी, बोलो, हाउ कैन आई हेल्प यू जी? साहब, रक्षाबंधन आ रहा है, घर में एक छोटी बहन भी है, उसे एक सुंदर सी ड्रेस दिलवाने का मन था। क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं? ओ जी पुत्र जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि नो उधारी नो बोनस। पर साहब देखो पुत्र जी, अगर आपको काम करना है ना तो ऐसे ही करना होगा, नहीं तो कोई और नौकरी ढूंढ लो। कहकर हैरी वहां से चला जाता है और बिट्टू वहीं पर हताश हुआ खड़ा रह जाता है। उसके बाद बिट्टू मालकिन के पास जाता है। मेम साहब। यस बिट्टू, दसो जी। मेम साहब, वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, मेरी एक छोटी बहन है, बिल्कुल आपकी गुड़िया जैसी, उसका नाम भी गुड़िया ही है। उसके लिए गिफ्ट लेना चाहता था, आप क्या मुझे कुछ उधार दे सकती हैं? देखो बिट्टू, ये पैसे का लेन देन तुम अपने साहब के साथ ही समझा करो। चलो ऐसा करो, अब ये ड्रेस ले जाओ। कहते हुए वो बिट्टू को एक फटी पुरानी फ्रॉक दे देती है। लेकिन ये तो फटी हुई है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं गुड़िया दी न्यू ड्रेस उठा के दे दूं? हैं? नाना मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। बिट्टू को उनका व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगा, मगर उसने भी ठान लिया था कि अपनी गुड़िया के लिए सबसे सुंदर ड्रेस लेकर आएगा। फिर बिट्टू ने एक दुकान से सजावट का सामान और कुछ कपड़े लेकर घर आ पहुंचा। माँ, माँ, देखो माँ, मैं गुड़िया के लिए एक फ्रॉक लेकर आया हूँ। मगर माँ, ये फ्रॉक जगह जगह से फटी हुई है, हम इस कपड़े से इसको ठीक कर सकते हैं ना माँ? उसकी आंखों में चमक देखकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने सारी रात चोरी छुपके उस ड्रेस पर काम किया और वो एकदम नई जैसी चमकने लगी। 4 दिन बाद रक्षाबंधन था। गुड़िया की बनी राखी और बिट्टू की बनी ड्रेस दोनों एकदम तैयार थे। 4 दिन बाद गुड़िया थाली लेकर खड़ी हुई टीका लगाती है। ये देखिए भैया, मैंने आपके लिए अपने हाथ से राखी बनाई, कैसी लगी आपको?
बहुत सुंदर है गुड़िया, बिल्कुल तेरे जैसी। और ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बिट्टू ने गुड़िया को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट खोलते ही गुड़िया नई ड्रेस देखकर उछल पड़ी। भैया, नई फ्रॉक, ये तो काफी महंगी होगी ना? अरे तेरी इस खुशी के लिए तो ऐसी 1000 फ्रॉक कुर्बान कर दूं। मुझे माफ कर दे गुड़िया। माँ, क्या हुआ? आप क्यों माफी मांग रहे हो? जो फर्ज मेरा और तेरे बाबूजी का था वो बिट्टू निभा रहा है। बिट्टू का मन था कि तेरे लिए एक नई ड्रेस लाए, मगर मैं उतना भी नहीं कर पाई। माँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा है। और आप ही ने तो कहा था ना कि कीमत प्यार की होती है, उपहार की नहीं। और भैया, मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। कहते ही गुड़िया अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। अब मेरी अगले साल की फीस माफ कर दी जाएगी। ये सुनते ही सारा परिवार खुशी से झूम उठा। बिट्टू और गुड़िया एक बात तो अच्छे से समझ जाते हैं कि अमीरी की चकाचौंध में वो बात नहीं जो अपनों के प्यार में है। एक गांव में जशवंत अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और बेटा रिंकू है। जशवंत बहुत गरीब है। वो मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट पालता है। सावन का महीना है, तेज बारिश पड़ रही है। जशवंत अपनी झोपड़ी में बैठा है। उसकी पत्नी कविता अंगीठी पर रोटी बना रही है। रिंकू भी वहीं बैठकर बारिश की बूंदों को अपने हाथ पर लेकर खुश हो रहा है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इसकी वजह से काम भी बंद हो गया। घर में आटा भी खत्म हो गया है। रिंकू, तेरी सरिता बुआ आ जाएगी। अरे वाह पापा, सच में बुआ जी तो मेरे लिए खिलौने भी लाएंगी। कब आएंगी दीदी? रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी तो बांधने आएंगी ना। कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों नाक मुंह चढ़ा रही हो? और क्या करूं मैं, घर में सिर्फ 2 समय का आटा बचा है। बहन बेटी को कुछ तो देना पड़ता ही है ना। वो हमारे लिए इतना लाती है और हम उन्हें कुछ नहीं दे पाते। हाँ, तुम तो सही कहती हो। न दाम है और न घर में आम है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोई न कोई जुगाड़ करता हूँ। भूखे थोड़ी मरना है। हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ। बहुत बारिश है, आप रहने दो। बीमार पड़ गए तो दवाई के पैसे भी घर में नहीं है। तुम मुझे प्लास्टिक का एक थैला दे दो, मैं उससे सिर ढककर चला जाऊंगा। कविता ने जशवंत को प्लास्टिक का एक थैला लाकर दे दिया। जशवंत ने उसे अपने सिर पर रखा और बारिश में ही बाहर निकल गया। गांव से शहर जाने वाली सड़क पर लाला की दुकान है। लाला घर का राशन और त्योहारों के समय पर उनसे जुड़ा हुआ सामान बेचता है। जशवंत भी लाला की दुकान के आगे जाकर रुक गया। नमस्कार लाला जी, काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे सारा काम तो इस बारिश ने चौपट कर दिया है। आपके पास तो पक्की दुकान है, फिर बारिश ने क्या बिगाड़ा है आपका? रोना तो हम जैसों का है, जिन्हें खुले आसमान में मजदूरी करके ही खाना पड़ता है। अरे भैया, मैं ही तो छत के नीचे बैठा हूँ, लेकिन ग्राहक को तो बारिश में ही आना होगा ना। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, तुम एक काम करोगे? मैं काम की तलाश में ही घर से बाहर निकला हूँ। जल्दी बताइए क्या काम है? तुम राखी ले जाओ और घर घर जाकर बेच आओ। इसमें सबका फायदा हो जाएगा। इसमें सबका फायदा कैसे होगा? मैंने ये राखी का माल खरीद लिया है और बारिश की वजह से लोग कमा रहे हैं। तुम घर जाकर अगर राखी बेच आओगे तो मेरा माल भी बिक जाएगा
और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं की तुमको दुआ भी लगेगी। लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैं तुम्हें एक दिन के 100 रुपया दूंगा। 2 दिन काम करने पर 200 रुपए मिलेंगे। तो मैं पहले 2 दिनों के पैसों से घर में राशन ले आऊंगा और बाकी 2 दिनों के पैसों से रक्षाबंधन अच्छे से मन जाएगा। हाँ ठीक है, आप मुझे राखी दे दो और मैं ये बेच आऊंगा। राखी तो तुझे जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, लेकिन तुझे कुछ ना कुछ रकम जमा करानी होगी। लाला जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्या आपका माल लेकर भाग जाऊंगा? देख भाई, बात भागने की नहीं होती, बिजनेस बिजनेस होता है। और अगर तू माल लेकर जाना चाहता है तो पहले पैसे जमा करा दे और तेरे पैसे तेरी मजदूरी के साथ लौटा दूंगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पैसे जरूरी हैं। ठीक है लाला जी, मैं अभी घर जाकर आता हूँ। जशवंत वहाँ से घर के लिए निकला। बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ हो गया है और जशवंत का वहाँ पर पैर फिसल गया। अब बहुत दर्द हो रहा है। कविता ने सही कहा था कि कंगाली में आटा गीला हो रहा है। लगता है पैर टूट जाएगा। जशवंत जैसे तैसे घर जाने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द बहुत तेज था। लेकिन उससे तेज थी परिवार की भूख, जिसके कारण उसे दर्द में भी कराहते हुए बिना दवाई के घर पहुंचना पड़ा। घर जाकर जशवंत ने दर्द पर काबू किया और अपनी पत्नी को लाला की बात बताई। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। पैसे तो नहीं है, लेकिन त्योहार भी तो मनाना है। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है और सरिता बोल रही थी कि वो पहले ही आ जाएगी। मेरे पैरों में पायल हैं, आप ये ले जाओ और राखी लेकर बेच आओ, लेकिन अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जशवंत ने कविता की पायल ली और लाला को जाकर दे दी। राखी अच्छे से बेचना, खो मत देना और ध्यान रहे कि बारिश में ना भीगे। सबको अच्छे से पैसे लेकर ही राखी देना, कभी मेरा व्यापार डूब न जाए। ठीक है लाला जी, मैं सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। जशवंत लंगड़ाते हुए राखी लेकर चल दिया। दर्द से कराहते हुए वो एक कस्बे में राखी लेकर गया जहां लॉकडाउन लगा था। राखी ले लो, राखी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राखी। एक महिला खड़ी थी। ओ राखी वाले भैया, जरा यहाँ आ जाओ। जी बहन जी, आ रहा हूँ। बहन जी? बहन जी किसको बोला तूने? मतलब मैं तुझसे प्यार से क्या बोल गई? तू तो भैया ही बनने लगा। मैम साहब, माफ करना। ठीक है, दिखाओ कैसी कैसी राखी है। सारी राखी टटोलने के बाद उसने 2 राखी खरीद ली। कितने पैसे हुए भैया? जी 50 रुपए। कितनी लूट मचा रखी है। 50 रुपए भी कोई मांगता है क्या? मेम साहब, लॉकडाउन के कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझको मत सिखा, वरना लॉकडाउन में राखी बेचने निकला है, इसके जुर्म में अंदर करवा दूंगी। जुर्माना अलग से लगेगा। ये पकड़ 40 रुपए और चुपचाप रख। जशवंत ने चुपचाप पैसे रख लिए और चलने लगा। तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आई। जशवंत डरा हुआ था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर में पहले से ही चोट होने के कारण वो वहीं गिर पड़ा। जशवंत ने देखा कि उसकी सभी राखी जमीन पर गिरकर गंदी हो गई हैं। वो भविष्य की चिंता में डूब गया। तभी पीछे से सरिता भी उसके परिवार के साथ उसे खोजते हुए अपनी कार से पहुंची। भैया, ये समय है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता और बहनों को भाव की भूखी रहना चाहिए। धन दौलत तो भाई के आगे मिट्टी के समान है। पापा, बुआ अच्छे कपड़े लाई है। हाँ, और अब हमको शहर भी लेकर जाएंगी। वहाँ हमको कोई काम मिल जाएगा।
रिंकू भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। भैया, आप कितना भी छुपा लो, मुझे आपकी चोट के बारे में पता है। सबसे पहले हॉस्पिटल चलो। सरिता ने जशवंत का इलाज कराया और फिर शहर ले जाकर अच्छी नौकरी दिला दी।